हमने ये कहा था कि हम क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर पे वो रिक्वेस्ट किसी राउट पे जाती है और अगर वो राउट डिफाइन नहीं होगा तो ऑब्वियसली सर्वर एरर देगा, कैन नॉट गेट। तो राउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राउट जब डिफाइन करते हैं तो राउट के अगेंस्ट आपने कोई ना कोई फंक्शन देना होता है और उस फंक्शन ने बेसिकली वो एग्जीक्यूशन करनी होती है व्हेनेवर एनी पर्टिकुलर राउट मैच हैपन्स। तो अगर कोई राउट मैच नहीं करेगा तो फिर हमने एरर हैंडलिंग करनी है एक वक्त के बाद, लेकिन अगर कोई राउट मैच नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट एरर देगा सर्वर, पेज नॉट फाउंड और समथिंग लाइक दैट, पेज ब्रोकन और सर्वर रिस्पॉन्स टाइम या व्हाटसोएवर डिफॉल्ट एरर देगा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, जिनमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक बैकएंड के प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करें। ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे जब ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा भी हो जाए तो उसकी स्केलेबिलिटी आसान हो। स्केलेबिलिटी का मतलब पता है आपको कि किसी एप्लीकेशन को अगर आप छोटे स्केल पे बनाते हैं, छोटी चीज या छोटी स्मॉलर नीड्स के लिए बनाते हैं, तो हो सकता है कल कल वही एप्लीकेशन आपकी बहुत बड़े स्केल तक उसको आपको एक्सटेंड करना पड़े, एनहांस करना पड़े, ग्रो करना पड़े। तो इसको हम कहते हैं स्केलेबल ये बनाना या स्केलेबिलिटी फैक्टर। यानी आपकी एप्लीकेशन इतनी फ्लेक्सिबल हो कि कल कला अगर उसको एक्सपैंड करना चाहें तो उस एप्लीकेशन में इतनी जान हो, इतनी फ्लेक्सिबल, ऐसे ऐसे तरीके से बनी हो, ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर बना हो कि आप उसको क्या कर सकें, मजीद फीचर्स भी ऐड कर सकें, कोई फीचर रिमूव करना हो तो वो भी रिमूव कर सकें और उसको ज्यादा बड़े स्केल पे ले जा सकें। तो ये स्केलेबिलिटी फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोजेक्ट फोल्डर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से करें जो रिकमेंडेड है। बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स फॉलो होते हैं इस काम के लिए। अब प्रोजेक्ट्स के फोल्डिंग के लिए एक बहुत ज्यादा वेल नोन और फेमस डिजाइन पैटर्न है जिसे हम बोलते हैं एमवीसी। आपने सुना होगा अगर आप डॉटनेट के या जावा में अपने प्रोग्रामिंग की है, तो हम बेसिकली वही डिजाइन पैटर्न फॉलो करेंगे जो नॉर्मली मोस्टली प्रोफेशनल्स करते हैं, और वो यही है एमवीसी। एमवीसी स्टैंड फॉर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा जब मैं एमवीसी पे आऊंगा। तो हमने बेसिकली फोल्डर को उसी तरह ऑर्गेनाइज करना है। एक रीजन तो बता दी कि ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या है, स्केलेबिलिटी। दूसरी रीजन ये है कि जब आप देखें अभी आपने एक फंक्शन लिखा और उसमें आपने सिर्फ एक रिस्पॉन्स रिटर्न किया, तो योर फंक्शन एक्चुअली हैज ग्रोन अप टू 4 और 5 नंबर ऑफ लाइंस। तो इन फंक्शंस में जो कि आप राउट के अगेंस्ट रेंडर करवाते हो, दीज फंक्शन आर सपोज टू बी फॉर द बिजनेस लॉजिक। ये फंक्शंस किस लिए होते हैं? इसमें हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। बिजनेस लॉजिक का मतलब होता है कि जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी है, जो भी हमें रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है। बाज़ औक़ात हर फंक्शन में ऐसा नहीं होता कि आप क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और उस फंक्शन ने रिस्पॉन्स जनरेट किया और आपको दे दिया। बाज़ औक़ात वी हैव टू हैंडल द वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, लाइक फॉर एग्जांपल एक लॉगिन की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, तो यूजर ने रिक्वेस्ट की, तो लॉगिन में सबसे पहले आप इस फंक्शन में आके क्या करेंगे, उसके सारे वैलिडेशन चेक्स लगाएंगे कि क्या यूजर का ईमेल वैलिड है, फर्स्ट नेम वैलिड है, लास्ट नेम वैलिड है, फोन नंबर वैलिड है। तो ये सारी की सारी बिजनेस लॉजिक है बेसिकली लॉगिन की वैलिडेशन चेक करना। वैलिडेशन चेक करने के बाद आप डेटाबेस में क्यूरी करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जिस नाम, यूजर नेम और पासवर्ड कॉम्बिनेशन से यूजर लॉगिन होना चाह रहा है, क्या वो यूजर वो ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ये भी क्या है, बिजनेस लॉजिक है। फिर आप ये चेक करेंगे कि डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है यूजर नेम, लेकिन क्या इस यूजर ने अगेंस्ट जो डेटाबेस यूजर ने प्रोवाइड किया है वो डेटाबेस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वैलिडेशन हो रही है या नहीं हो रही। ये भी क्या है, बेसिकली बिजनेस लॉजिक है। फिर जब सब कुछ हो रहा है तो फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे JWT टोकन वगैरह को क्रिएट करना, फिर सेशंस को मेंटेन करना और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम है। कहने का मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली टू हैंडल ऑल द बिजनेस लॉजिक, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। तो अगर जो मैंने अभी आपको लॉगिन की एग्जांपल दी है, अगर ये बिजनेस लॉजिक में परफॉर्म करूं तो माइट बी इट कैन ग्रो मोर देन 50 to 60 लाइंस, मे बी इससे भी ज्यादा। तो अगर एक फंक्शन 60 लाइंस का, तो ऑब्वियसली देयर मे बी न्यूमरस ऑफ फंक्शंस इन द बैकएंड एप्लीकेशन। तो हमारे पास ये जो सर्वर की एक फाइल है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स। फिर उसकी डिबगिंग और उसकी मेंटेनेबिलिटी एक अलग से इशू है। इसलिए वी नॉर्मली स्प्लिट the different functionalities of our app into the separate folders to achieve the separation of concern, or for the maintainability, for ease of understanding, for ease of use obviously as well, and for ease of debugging as well. तो मैं क्या करने जा रहा हूं, सब कुछ अपने सर्वर पे लिखने के बजाय चीजों को क्या कर रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं। ठीक, एक चीज तो स्प्लिट कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप यहाँ पे 2-3 फोल्डर्स बनाएं, और आप अगर एमबीसी फॉलो कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे एग्जैक्ट इन्हीं नामों से फोल्डर बनाएं। उनमें से मैं एक देता हूं जी, कंट्रोलर्स। एक देता हूं मैं मॉडल्स। एक देता हूं मैं राउट्स। आपने आंखें बंद करके ये 3 फोल्डर बना लेने हैं।
ये इन तीनों में से हर एक फोल्डर का एक डिफरेंट काम है, वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और फोल्डर बना लें जी, पब्लिक, और मॉडल व्यू कंट्रोलर, फिलहाल के लिए इतने बहुत है। और अगर आप चाहें तो एक आध बना लें। आप में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कितने लोगों को आती है? एक दो, आप लोगों को नहीं आती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स? ठीक, चले, वो सर्विसेज का एक फोल्डर है, हम नॉर्मली क्लासेस बनाते हैं जब बहुत बड़ा, जब वो बनाई तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दो ही चीजें हमें चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है, वो साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए आपके पास ये तीन फोल्डर होंगे, कंट्रोलर, मॉडल और पब्लिक। एक व्यू का फोल्डर भी बना सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, बाद में बना लूंगा। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये है कि जितनी भी बिजनेस लॉजिक है, मैंने अगेन आपको बताया कि वो बिजनेस लॉजिक कहां परफॉर्म होनी है, इस कॉलबैक फंक्शन में। तो आप इस बिजनेस लॉजिक को यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और कहां रखेंगे, ऑल द बिजनेस लॉजिक शुड गो इनसाइड द कंट्रोलर फोल्डर। एंड कंट्रोलर क्या, इट्स नथिंग, सिंपली अ जावास्क्रिप्ट फाइल है विच विल कंटेन फंक्शंस। तो इसका मतलब है कंट्रोलर्स के फोल्डर में वी कैन हैव मल्टीपल कंट्रोलर्स। तो अभी हम पहला कंट्रोलर बनाते हैं, और इसके लिए हम कोई प्रोजेक्ट चूज करते हैं ताकि हम उसी प्रोजेक्ट को लेके आगे चलें या फॉलो करें। तो या पहले मैं प्रोडक्ट्स डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, मैंने प्रोडक्ट्स इसलिए रखा कि आई एम थिंकिंग कि हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट को राइट फ्रॉम द स्क्रैच लेके चलेंगे। तो प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि आई वांट टू हैंडल द बिजनेस लॉजिक दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स दैट वी विल डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ, और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, क्रड वगैरह और बाकी सारे मामला। तो वो जो तमाम की तमाम बिजनेस लॉजिक है जो प्रोडक्ट्स पे परफॉर्म होनी है, दैट बिजनेस लॉजिक शुड गो इनसाइड द products.controllers.js। ये जो फाइल के नेम की कन्वेंशन है ना, ये भी प्रेफरेबल इसलिए है कि प्रोडक्ट्स का मतलब है कि आप किस पर्टिकुलर फीचर की बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करना चाह रहे हैं। मैंने फीचर का नाम पहले दे दिया। डॉट कंट्रोलर, क्योंकि जब हम फाइलें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड कि ये जो फाइल है ये कंट्रोलर की है, मॉडल की है, या तो इसलिए मैंने साथ में उसके साथ नाम में ही जोड़ दिया कि प्रोडक्ट्स डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। तो जेएस ऑब्वियसली आपको पता है एक्सटेंशन है। तो आपने अगर कोई मॉडल की फाइल बनानी होगी तो आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट मॉडल डॉट जेएस। अगर कोई राउटर की फाइल बनानी होगी तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट राउटर डॉट जेएस। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स के राउट्स अलग होंगे, प्रोडक्ट्स के मॉडल्स अलग होंगे, और प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर्स क्या होंगे, अलग होंगे। तो यूं जब आप स्क्रैच से इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो आपका जितना मर्जी प्रोजेक्ट बड़ा हो जाए, आप एक कंट्रोलर ही ऐड करना है, एक मॉडल ही ऐड करना है, एक व्यू ऐड करना है, एक राउटर ही ऐड करना है, तो दैट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसमें आके मैंने वो फंक्शन पेस्ट कर दिया जो फंक्शन मैंने यहां से कट किया, यहां से मैंने कट किया, ठीक है। इसी तरह मैं यहां से दूसरा फंक्शन जो कॉल बैक है, इसको भी यहां से कट करूंगा और यहां से यहां पे आके पेस्ट कर दूंगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट माय एप्लीकेशन गॉट सिंप्लीफाइड अ बिट, क्योंकि मैंने सारी बिजनेस लॉजिक सेपरेट एक सेपरेट फाइल में मूव कर दी। अब जाहिर है उन फंक्शंस ने कॉल तो यहीं पे होना है ना, क्योंकि जब भी राउट हिट होगा तो वो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे अभी ये फंक्शन क्या है, फैट एरो एनोनिमस फंक्शन है, इनका कोई नाम नहीं है। तो मुझे जाहिर है इन फंक्शंस को किसी दूसरी फाइल में यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ जी कि कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि गेट ऑल प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट पहले लिखें, कॉन्स्ट बाद में लिखें। तो फंक्शन के नेम शुड बी वेरी वेरी मीनिंगफुल एंड एक्सप्लिसिट। वैसे एक बात यहां बताऊं, जस्ट अ साइड नोट, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में या एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जो बहुत बड़े चैलेंजेस में एक चैलेंज होता है वो ये है कि किसी दूसरे के कोड को समझना। मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन किया, मैंने उसकी किसी टीम को ज्वाइन करके मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ, और वो उस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, लोगों ने काम किया होता है, मैंने उसको एज अ न्यू डेवलपर ज्वाइन किया। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इज टू अंडरस्टैंड द लॉजिक दैट वाज रिटन बाय द प्रीवियस डेवलपर, क्योंकि उसको समझूंगा तो फिर ही उसमें एनहेंसमेंट कर सकूंगा। तो अगर आप ये फंक्शन नेमिंग्स वगैरह या बाकी स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर वगैरह को प्रॉपर्ली फोकस नहीं करेंगे तो या तो आप धक्के खाएंगे या फिर किसी दूसरे की गालियां सुनेंगे जो आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए
बेहतर है कि आप सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। गेट ऑल प्रोडक्ट्स फंक्शन का नाम ही देख के मुझे पता लग गया कि ये क्या करेगा, ये तमाम प्रोडक्ट की लिस्ट को सर्व करेगा या प्रोसेस करेगा। इसके बाद मैं एक और फंक्शन बना देता हूं और उसको मैं कह देता हूं जी कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। तो इस फंक्शन के नाम से देख के मुझे क्या लग रहा है कि मैं एक सिंगल प्रोडक्ट गेट, ये फंक्शन क्या करेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट को हैंडल करेगा, गेट करेगा। फिलहाल ऊपर वाले प्रोडक्ट को देख के क्या लग रहा है, दैट विल गेट ऑल द प्रोडक्ट्स। जितने भी रिसोर्सेज हम लिखते हैं, रिसोर्सेज का मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ हम हैंडल करते हैं, प्रोडक्ट एक रिसोर्स है। हम लेटर ऑन ई कॉमर्स में देखते हैं यूजर्स की इंफॉर्मेशन को भी हम हैंडल करते हैं, यूजर्स को भी डील करते हैं, तो यूजर क्या है, एक रिसोर्स है। हम ऑर्डर मैनेजमेंट भी करते हैं, तो ऑर्डर क्या है, एक रिसोर्स है। हम पेमेंट डिटेल को भी हैंडल करते हैं, तो पेमेंट क्या है, एक रिसोर्स है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनको हम डील करेंगे, उन तमाम रिसोर्सेज पे कम से कम 4 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, 5 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, सॉरी 4 नहीं। जितने भी रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन को हमने मैनेज करना होता है, हर रिसोर्स पे कम से कम 5 ऑपरेशन होते हैं। कौन से, गेट ऑल, गेट द लिस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, यानी इस केस में गेट ऑल द प्रोडक्ट्स, अगर ऑर्डर होंगे तो गेट ऑल द प्रोडक्ट ऑल द ऑर्डर्स, यूजर्स होंगे तो गेट ऑल द यूजर्स, और पेमेंट होगी तो गेट ऑल द पेमेंट मेड बाय द यूजर। तो इसका मतलब है गेट ऑल एक, गेट सिंगल दो। किसी एक यूजर की इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो गेट यूजर बाय आईडी, गेट ऑर्डर बाय आईडी, गेट पेमेंट बाय आईडी, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ये 2 ऑपरेशन है। तीसरा कौन सा है, एडिट, अपडेट, डिलीट, और 4 हो गए। और पांचवा क्या हो गया, पांचवा कौन सा है, कोई भी नहीं, मैं 4 ही समझे, पांचवा याद है तो बता दूंगा। तो ये 4 ऑपरेशन ऑलमोस्ट हर एक के साथ होने हैं। तो हम चारों के फंक्शंस बना लेते हैं और इनके साथ हम क्या करते हैं फॉर नाउ, कि हम सिर्फ ये करते हैं कि मैसेज जेसन में MESSAGE मैसेज इज गोइंग टू बी, फंक्शन का नाम लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। गेट ऑल प्रोडक्ट्स कॉल्ड, इसी तरह इसमें जाएं और मैसेज और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी कॉल्ड। इसी तरह ये 2 और बना लें। एक होगा अपडेट प्रोडक्ट, और इसी तरह एक और होगा डिलीट प्रोडक्ट, सॉरी, यस यू आर राइट, पांचवा यही था जो मैं भूल रहा था, थैंक यू। और एक है क्रिएट प्रोडक्ट। असल मुद्दा तो यही है, प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो बाकी सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, अदरवाइज तो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट प्रोडक्ट। तो ये ऑपरेशन तो हर रिसोर्स पे परफॉर्म होने हैं ऑलमोस्ट, क्रिएट प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। समझ आ गई बात। अब मुझे क्या करना है, ये यहां से एक्सपोर्ट तो हो रहे हैं 1 बाय 1 सारे के सारे, तो मुझे इन्हें यहां पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी एक्सेप्शन है, एक एरर आएगा जब मैं इंपोर्ट करूंगा, तो फिर मैं बताऊंगा कि वो एरर क्यों आ रहा है। लेट मी रन इट। पहले जरा मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट, आपको नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का तो पता है ना, तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना। तो नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करने के लिए करली ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा जी क्रिएट प्रोडक्ट को भी इंपोर्ट कर लो, और गेट ऑल प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट कर लो, और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी को भी इंपोर्ट कर लो, और अपडेट प्रोडक्ट को भी इंपोर्ट कर लो, एंड लास्टली डिलीट प्रोडक्ट को भी इंपोर्ट कर लो। अगर किसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, मैंने इसीलिए पूछा था, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में एक क्लास बना लेंगे। और व्हाट डज क्लास कंसिस्ट ऑफ, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या करेंगे, उस क्लास में बनाएंगे। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं कर दूं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो मैं आई वांट टू कीप इट सिंपल टू, बिकॉज आई डोंट वांट टू ओवरबर्डनाइज द पीपल बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग।
विच इज नॉट रिक्वायर्ड एटलीस्ट, उसके बगैर भी काम चलेगा और वैसे ही चलेगा जैसे क्लास। सिर्फ क्लासेस में मैनेजेबिलिटी अच्छे तरीके से हो जाती है कि जैसे आप ये कर रहे हैं ना, आपको कितनी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, 1 2 3 4 5। अगर क्लास होती तो मुझे सिर्फ एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती और उसके सारे फंक्शन कॉल कर लेता, क्लास नेम डॉट फंक्शन, क्लास नेम डॉट फंक्शन, क्लास नेम डॉट फंक्शन। सिंप्लिसिटी हो जाती है, यानी इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यूज में, रीयूज में और बाकी मेंटेनेंस वगैरह में वो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो कर दूं, कर दूं। फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, उतनी करूंगा जितनी हजम हो जाए। चले, सो एक तरीका तो ये है, एंड दिस इज वैलिड बाय द वे, परफेक्टली वैलिड। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, यहां पे एक क्लास बना ले। क्लास, क्लास का क्या नाम होगा, PRODCTS, प्रोडक्ट्स। ये कर ले, ठीक होगी बात। अब आपको पता है कि अगर नहीं पता तो क्लास बेसिकली होती है, यू समझ लें इसकी आसान तरीन डेफिनेशन कि क्लास इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। तो अभी हमारे पास प्रॉपर्टी तो ऐसी है कोई नहीं, अगर हुई तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा क्लास लेवल, तो उस वक्त उसको डिफाइन करूंगा। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं कि दिस क्लास इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड। तो कितने फंक्शंस रिक्वायर्ड है, 5। तो इस क्लास में कितने फंक्शन लिख दूंगा, 5 फंक्शन लिख दूंगा। क्लास में फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि आप फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखते, आप सिंपली लिखते हैं पब्लिक नेम ऑफ द फंक्शन, और ये अच्छा ये भी बता रहा है कि हम, चूंकि एक और बात सुन लें कि हम क्या यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सपोर्ट भी नहीं है। उस काम के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, टाइपस्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा। तो हम टाइपस्क्रिप्ट में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली दैट इज अ सुपरसेट, आई कैन स्टिल डू दैट बट आई डोंट वांट टू डू। तो मैं इसको सिंपली यहीं पे रखता हूं, सिंपल पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बगैर ही फंक्शन का नाम लिखें और साथ में ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट डाल दें, दैट्स इट। और इसके अंदर फंक्शन की डेफिनेशन में आप वही चीज लिखें जो आप लिखना चाह रहे हैं। सो लेट मी डू दैट। बाय द वे मैं Node.js और जावास्क्रिप्ट के साथ क्लासेस पहली दफा क्रिएट कर रहा हूं, तो अगर कोई मुझे थोड़ा बहुत एरर आए तो पेश की माजरत। टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम कर रहा हूं मैं प्रॉपर, तो उसमें तो जैसे अभी एक एक्सेप्शन आई थी, मैंने पब्लिक कीवर्ड लिखा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पब्लिक इज सपोर्टेड, उसने मुझे क्या दिया, फॉरन एरर दे दिया, और मैंने हिंट देखा तो उसने कहा जी कि पब्लिक कीवर्ड जो है वो जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड नहीं है। तो इस तरह की कुछ थोड़ी बहुत एम्बिग्युइटीज आ सकती है मे बी, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। दूसरा फंक्शन क्या है मेरा, सॉरी, हाँ बिल्कुल आएंगे यहाँ पे, गुड पॉइंट टू, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। हम नेक्स्ट को यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं लिखा रहे, क्योंकि जब यूज करेंगे तो तब हम दोबारा से ऐड नहीं करना पड़ेंगे। ये यूज नहीं करेंगे तो एज इट इज छोड़ देंगे, जब यूज करेंगे तो तब इसको जाहिर है उसकी एप्लीकेशन भी पता लग जाएगी। दूसरा मैंने ये वाला उठाना है और इसी क्लास के अंदर मुझे ये करना है, इस इक्वल टू को हटा दें और इस एरो फंक्शन को भी हटा दें और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट कर दें। तीसरा मुझे इसको उठाना है और इसको उठा के ये कर दें, फैट एरो फंक्शन को हटा दें और ये कर दें, और उसके बाद अपडेट और डिलीट दोनों को उठाएं, क्लास के अंदर आए, आई डोंट नीड एक्सपोर्ट एंड वेरिएबल कॉन्स्ट, आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस। इसी तरह आई नीड दिस, डोंट नीड दिस एंड डोंट नीड दिस। और जस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी पर्पस सबके साथ लगा ले नेक्स्ट। ठीक, और इसे आप कहें जी एक्सपोर्ट। ठीक, इस क्लास को मैंने कर लिया एक्सपोर्ट, और इस क्लास को अब जाके यहाँ पे क्या करूंगा, import products from this। तो अब मुझे ये काम सिंपली, पहले जो इतनी लंबी मेथड की चेन करनी पड़ती थी इंपोर्ट, अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स को। तो इसके अंदर से जो मेथड कॉल करना होगा, सारे के सारे क्लास के मेथड इसके अंदर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। मुझे क्या करना होगा, प्रोडक्ट्स डॉट
फंक्शन नेम, फिर प्रोडक्ट डॉट दूसरा फंक्शन नेम, प्रोडक्ट डॉट तीसरा फंक्शन नेम, वगैरह वगैरह। समझ आ गई बात? यहाँ पे एक एरर आएगा, मैं अब इसे रन करता हूँ ना, तो इन दोनों लाइनों को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे npm स्टार्ट, आपको पता है मैंने अपना स्क्रिप्ट बनाया था और वो कह रहा है जी नॉट फाउंड, वाई नॉट फाउंड, आई कम हियर, सॉरी, ओके सॉरी, मेरे ये वो लगे हुए ना, मुझे आवाज कम आती है बाहर की, ये एरर आ रहा है, दिस वाज एक्सपेक्टेड। और ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये एरर इस वजह से आया है कि क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बैकएंड में ये जो हम एक्सप्रेस की ऐप बना रहे हैं, यहाँ ES6 आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्टेड नहीं है। तो हमने एक ट्रिक खेली हुई है, एक मैनिपुलेशन की हुई है, पैकेज जेसन में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे टाइप मॉड्यूल किया हुआ है। तो जब आप टाइप मॉड्यूल करेंगे तो फिर जितने भी मॉड्यूल्स आप अपने कस्टम मॉड्यूल्स इंपोर्ट करेंगे, उन तमाम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हुए आपको एक्सप्लिसिटली .js की एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। समझ ये बात? अगर आप ये ना करते, ये 5 यूज करते तो मसला ही था। फ्रंट एंड में ये मसला ही नहीं है क्योंकि वहां हमने टाइप मॉड्यूल नहीं किया, वो उसने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स के फोल्डिंग में ES6 की सपोर्ट दी हुई है, जो हम वीट का टेम्पलेट यूज करते हैं या क्रॉ टेम्पलेट यूज करते हैं, तो वहां ये इस चीज की नौबत नहीं आई। लेकिन याद रखिएगा जब भी इस किस्म का एरर आए तो आपको स्ट्रेट अवे क्या करना है, अपने जितने भी मॉड्यूल इंपोर्ट करने हैं उनके एंड पे .js की एक्सटेंशन एक्सप्लिसिटली लाजमी देनी है। तो ये है ना फाइल का नाम products.controller.js। तो अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो सर्वर इज रनिंग, नो एरर। समझ आ गई बात? तो अब मैं यहाँ पे देखें, मैंने कहा जी कि आप अपने राउट्स के नाम भी मीनिंगफुल रखेंगे और आप बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करते वक्त जो मेथड लिखेंगे उनके नाम भी क्या रखेंगे, मीनिंगफुल रखेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि मुझे ये वाला जो फंक्शन कॉल करूं ना, क्रिएट प्रोडक्ट, तो उसके लिए जो राउट बने वो किस नाम से बने, स्लैश PRODUCT, प्रोडक्ट्स स्लैश न्यू। वैसे ही राउट का नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं जो आप चाहें, लेकिन कोशिश करें कि दे शुड बी कंसिस्टेंट, दे शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस। तो मुझे कितने एंड पॉइंट्स बनाने हैं, 5। तो कंसिस्टेंट कैसे होंगे, देखें, 1 2 3 4 5, सबके स्टार्ट, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। आगे प्रोडक्ट्स स्लैश न्यू, प्रोडक्ट्स स्लैश ऑल, प्रोडक्ट स्लैश सिंगल, प्रोडक्ट स्लैश अपडेट, प्रोडक्ट स्लैश। सो दिस इज कंसिस्टेंसी। वैसे नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब यहां पे क्या कॉल करूंगा, प्रोडक्ट्स डॉट, कौन सा फंक्शन नेम, CREATE, ये वाला। क्लियर? अभी एरर इसलिए दे रहा है कि बाकी सारे पूरे नहीं किए। उसके बाद सेकंड वन, प्रोडक्ट्स डॉट ऑल के लिए क्या करूंगा, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। उसके बाद प्रोडक्ट्स डॉट सिंगल, सिंगल के लिए कौन सा फंक्शन है, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। देन अपडेट प्रोडक्ट्स, तो अपडेट के लिए फंक्शन है प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट प्रोडक्ट्स। उसके बाद कौन सा फंक्शन है, डिलीट प्रोडक्ट्स, तो यहां पे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट डिलीट प्रोडक्ट। समझ आ गई? Why it is still giving an error? Route.get requires a callback function but got object undefined। ये इसको callback function ट्रीट ही नहीं कर रहा, करेक्ट। तो इसका मतलब है ये एक रिस्ट्रिक्शन है क्लास की, कि एक्सप्रेस की कह रहा है कि राउट डॉट गेट, यानी ये जो डॉट गेट का फंक्शन है, ये क्या एक्सपेक्ट करता है, एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। हम इसे क्या दे रहे हैं,
कॉल बैक फंक्शन नहीं है, एक प्रॉपर क्लास का फंक्शन है, प्रॉपर क्लास का नेम्ड फंक्शन है। तो अपेरेंटली इट सीम्स दैट इट इज नॉट सपोर्टेड राइट हियर, लेकिन अभी हमने राउट को भी सेपरेट करना है, तो हम राउटर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो होपफुली वहां ये करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर फिर भी सपोर्ट ना किया तो फिर हम अनफॉर्चुनेटली वापस आ जाएंगे कॉल बैक पे, क्लासेस के बजाय जो पिछला तरीका इंप्लीमेंट किया था उसी पे। ठीक होगी बात? फिर कभी मुस्तकबिल में जरूरत पड़ी तो हम टाइप स्क्रिप्ट जब बात करेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट में ये सारी चीजें फुली 100% सपोर्टेड आउट ऑफ द बॉक्स। फिलहाल इस एरर के साथ जाएं। फिलहाल मैं काम तो वैसे भी कोई नहीं करवा रहा, क्या करवा रहा हूँ, मतलब काम से मुराद ये भी काम ही है ऑब्वियसली, लेकिन प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? जब हम वंस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जो काम भी हम करेंगे हमारे फ्लो में वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये था कि हमने सर्वर की फाइल से रश खत्म करना है। वो रश खत्म हो गया किसी हद तक, लेकिन अभी भी सारा रश खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखें, एक रिसोर्स के लिए कितने एंड पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज होने हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने नाम लिए, ऑर्डर्स के, यूजर्स के, ऑर्डर ट्रैकिंग के, जितनी फंक्शनैलिटीज आप ऐड करेंगे उतने आपके क्या ऐड होते जाएंगे, यहाँ पे राउट्स ऐड होते जाएंगे उतनी। तो इसका मतलब है कि सर्वर की फाइल तो अभी भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। तो हम आप एक अगले लेवल ऑफ मैनेजमेंट करेंगे कि हमने बिजनेस लॉजिक को तो सेपरेट कर लिया, दैट इज स्टिल फाइन एंड ओके। अब हमने क्या करना है, हमारे जो राउट्स है ना, इनको भी हमने सेपरेट करना है। क्या करना है? राउट्स को भी क्या करना है? सेपरेट करना है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड द राउट्स फोल्डर फॉर। तो राउट फोल्डर किस लिए? कि ये जो तमाम काम हो रहे हैं ना, हमने ये इस मैनुअल तरीके से नहीं करने, सर्वर की फाइल में नहीं करने, इसको हमने काम मूव करना है राउट्स के फोल्डर में। तो जिस तरह मैंने कंट्रोलर की एक फाइल बनाई और कहा कि कंट्रोलर्स मल्टीपल हो सकते हैं, हर रिसोर्स के लिए अलग कंट्रोलर होगा, एक कंट्रोलर में भी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो जो हम ब्रेकडाउन काम कर रहे हैं ना, इजी मेंटेनेबिलिटी के लिए, इजी एरर डिबगिंग एंड करेक्शन के लिए, वो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो एक फाइल में हम कभी नहीं करेंगे। तो इसी तरह राउट की भी एक फाइल बनाएंगे और हर रिसोर्स के लिए राउट की फाइल क्या होगी? अलग होगी। तो लेट मी क्रिएट दैट। यहां पे मैं कहूंगा जी कि प्रोडक्ट्स डॉट राउट्स डॉट जेएस। क्लियर है? अब ये जो राउटिंग करनी है ना, ये राउटिंग तो सिंपल राउटिंग है, बेसिक राउटिंग एक्सप्रेस की। तो अब हम एक्सप्रेस से पूछते हैं कि यार आपके ख्याल में ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा राउटिंग वाला? तो उस काम के लिए आप एक्सप्रेस पे जाएंगे। अगेन मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूं, वरना जो काम आपने किया है दैट वुड वर्क, लेकिन अच्छी प्रोफेशनल लोगों की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। तो आप यहाँ गाइड में जाके राउटिंग सेक्शन में जाएंगे, ये आपको वो तरीका बता रहा है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ये वही है ऑलरेडी, ऐप डॉट गेट है, ऐप डॉट पोस्ट है, और वही राउट है और उसके अगेंस्ट फंक्शन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप ऑल को भी यहाँ मैनेज कर सकते हैं, ये भी अभी हमने किया नहीं है, लेकिन इसकी फिलहाल जरूरत भी नहीं है। फिर राउट पाथ में आप ऐप डॉट गेट वही चीज है, 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 वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है। ये अगेन डिफरेंट यूआरएल स्कीम्स बनानी है आपने, स्पेशल किस्म की कोई यूआरएल बनानी है आप में, उसमें यूआरएल में कुछ कैरेक्टर्स को फॉरबिडन रखना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो ये आप रेजेक्स पैटर्न दे सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि इसने ए बी स्टैरिक डॉट सी डी, तो ये स्टैरिक बेसिकली रेजेक्स से आ रहा है। तो रेजेक्स गालिबन हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो पढ़ा है, सारे रूल्स नहीं पढ़े ना हमने पढ़ने, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हम ये रेजेक्स किस लिए होता है बेसिकली, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूआरएल किसी खास पैटर्न को फॉलो करे, उसमें ये कैरेक्टर ना आए, ये कैरेक्टर ना आए, ये कैरेक्टर ना आए, तो फिर आप यूआरएल में क्या करते हैं? रेजेक्स यूज करते हैं। राइट नाउ वी डोंट हैव, ये देखें ये इसने पूरा का पूरा रेजेक्स पाथ दे दिया या रेजेक्स का पैटर्न दे दिया। तो इन चीजों को तो, इनसे तो अभी हम मावरा है, हम सीधे जाएंगे राउट हैंडलर पे। ठीक, यहां पे हमने जो जो चीज लेनी है वो इस सेक्शन से लेनी है, एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो हमने बेसिकली अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन में राउटिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज करना है वो कौन सा करना है? राउटर ऑब्जेक्ट यूज करना है। और ये राउटर ऑब्जेक्ट कौन देता है? बेसिकली आपका वही एक्सप्रेस। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, ये दो चीजें जो मुझे राउटिंग के लिए चाहिए यहां से उठा के यहां पेस्ट कर देता हूं। एक तो वही चीज है एक्सप्रेस जो हमने सबसे पहले रूट फाइल में भी इंपोर्ट की थी। यहां हम रिक्वायर का सिंटैक्स यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम करेंगे एक्सप्रेस और यहां पे करेंगे इंपोर्ट। दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर। पहले हमने क्या किया था, सिंपल एक्सप्रेस का एक फंक्शन कॉल किया था और उस एक्सप्रेस फंक्शन को ऐप में सेव किया था।
और बाकी सारा काम किससे कर रहे थे, हम ऐप से कर रहे थे। अब हम सेम काम राउटिंग, उसके क्या राउटिंग वाला सेम काम ऐप डॉट गेट के बजाय एक डिफरेंट और रिकमेंडेड तरीके से करेंगे। यहां पे आएंगे तो मैं यहां पे लिखूंगा जी राउटर डॉट राउट। राउटर के ऑब्जेक्ट के अंदर राउट की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में आप राउट देते हैं। कौन सा वाला राउट, बिल्कुल जो हमने यहां दिया हुआ है। तो मैं ये इस पहले वाले को उठा लेता हूं और इसको उठा के मैं यहां लिख लेता हूं। इसका मतलब यह है कि जब भी राउटर ऑब्जेक्ट की राउट प्रॉपर्टी में ये वाला पाथ डिटेक्ट हो तो क्या करो, एक गेट मेथड कॉल करो। गेट मेथड का मतलब क्या है, आपको पता है कि हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए गेट का मेथड है, पोस्ट का मेथड है, पुट का मेथड है, पैच का मेथड है, डिलीट का मेथड है, पता ना HTTP रिक्वेस्ट टाइप्स। तो ये एक्सप्रेस में इसी नाम से मेथड अवेलेबल है। आज एक्सप्रेस राउटर में इसी नाम से मेथड अवेलेबल है। तो मैंने कहा जी कि जब भी एक्सप्रेस का राउटर इस पर्टिकुलर पाथ को डिटेक्ट करे तो ट्रिगर दिस फंक्शन गेट। इस फंक्शन को ट्रिगर करके, यानी हमने आगे कस्टम बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करवानी है, तो वो बिजनेस लॉजिक वाला फंक्शन हम यहां पे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो काम हम यहां पे कर रहे हैं ना सर्वर, इस सारे को कर दे कमेंट, क्योंकि यही काम अब हमने किधर करना है, यही सारा का सारा काम हमने राउट्स में करना है। मेकिंग सेंस? तो अब आप यहां पे देखें प्रोडक्ट, मेक श्योर कि ये सही जगह से इंपोर्ट हो रही है फाइल। मैं इस वक्त हूं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आप प्रोडक्ट से एक फोल्डर बाहर जाएंगे तो आप कंट्रोलर में जा सकेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक स्लैश की बजाय, एक डॉट की बजाय 2 डॉट दें। पाथ देने का तो पता है ना सबको। 2 डॉट का मतलब है कि आप राउट्स की डायरेक्टरी के अंदर है, तो एक डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी, 2 डॉट का मतलब है इससे एक डायरेक्टरी पीछे। तो इससे एक डायरेक्टरी पीछे गया तो मैं वापस किस में आ गया, बैकएंड की मेन डायरेक्टरी में आ गया। बैकएंड की मेन डायरेक्टरी में आगे क्या है, कंट्रोलर, तो आगे कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर मेरा कंट्रोलर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट और वही वाला फंक्शन। मेकिंग सेंस? तो अब मैं सर्वर से जाके ये सारी चीज क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ये सारी चीज भी यहां से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। और यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर द रेफरेंस फॉर कॉपी पेस्टिंग, बाद में इसको डिलीट कर दूंगा। तो आज के बाद हमने जो राउट हैंडलिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है। यहां तक बात समझ आ गई है? किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दे। इसका फायदा क्या होगा, आप अभी एक रिसोर्स के लिए 5 रिक्वेस्ट बना रहे थे ना, इसका फायदा ये होगा कि यहां से आप सारे पाथ बिल्ड करके सारों को किसका पार्ट बना रहे हैं, राउटर ऑब्जेक्ट का। यहां से सिर्फ एक राउटर ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे और सिर्फ एक राउटर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करके उसको चलाएंगे सर्वर के अंदर। तो हमारी वो जो 5 लाइनें हैं दे वुड गेट रिड्यूस्ड टू 1 ओनली। क्लियर है बेटा? तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से ये काम हर एक काम के लिए या हर एक राउट के लिए करेंगे, 4 और 1 5। तो मैंने क्या करना है, यहां से इस वाले राउट को कॉपी करके इधर डाल दें और इसके अगेंस्ट जो फंक्शन है इसको उठा के इधर डाल दें। इसी तरह सिंगल वाले को उठा के इस सिंगल पे डाल दें और इसको उठा के इस पे डाल दें। इसी तरह अपडेट वाले को उठा के इस पे डाल दें, सॉरी, और यहां से अपडेट का फंक्शन उठा के इधर डाल दें। आप अज्यूम करें कि अगर ये क्लासेस वाला काम फुली यहां सपोर्टेड हो तो कितना ब्यूटीफाई हो जाता है, कितना साफ सुथरा काम हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जावास्क्रिप्ट में वो सारा सपोर्ट नहीं है। तो वैसे आप एक क्लास वाले अगर ग्रुप में मशवरा कर लें कि हम इस सारे को टाइपस्क्रिप्ट में मूव कर दें, तो इजाजत है या नहीं है? तो मुझे मंडे को बता दीजिएगा आपका क्या फीडबैक है। थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन मजा आएगा। लेकिन अगर आप किसी ट्रिक को बर्दाश्त करने के पोजीशन में नहीं है तो फिर डोंट प्ले अराउंड। स्टेप वाइज रखें। फिर इस स्टेप में मन स्टैक को जावास्क्रिप्ट साथ कर लें, नेक्स्ट स्टेप में खुद से आप टाइपस्क्रिप्ट पढ़ के इसको टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लें। ये काम है जी प्रॉपर। अब यहाँ पे एक मसला है, मसला नहीं है, सॉरी,
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। इसका मतलब यह है कि मैं ये सारे के सारे राउट्स डिफाइन करके इन राउट्स को किस में ऐड कर रहा हूं, राउटर के ऑब्जेक्ट में। राउटर का ऑब्जेक्ट किसने दिया है, एक्सप्रेस के राउटर ने। और फिर एंड पे इस एक्सप्रेस राउटर को यहां से क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं। समझ आई बात। मेरी एप्लीकेशन ब्रेक भी नहीं हो रही, लेकिन ये ब्रेक इसलिए नहीं हो रही कि अभी तक राउट्स का और सर्वर का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, यानी अगर मैं कोई रिक्वेस्ट हिट करूं तो रिक्वेस्ट रिसीव कौन करता है, सर्वर की फाइल ना। और उस रिक्वेस्ट को हैंडल कौन कर रहा है, सबसे पहले अब मैं क्या चाहता हूं कि रिक्वेस्ट वुड बी रिसीव्ड बाय द सर्वर। I want to redirect that request to the routes file because that is the place where I am handling all the possible routes that are there in my application. तो सर्वर में आने वाली रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करना है कहां पे, राउट्स में। राउट्स में जब रिक्वेस्ट आएगी तो जिस राउट से रिक्वेस्ट मैच होगी उस कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन में कॉल ट्रांसफर आ जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द फ्लो। तो मैं एक चीज मिस कर रहा हूं क्या, कि जब मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी तो मैं सर्वर पे आने वाली रिक्वेस्ट को किसी तरह माउंट कर दूं राउट की फाइल के साथ। तो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, माउंट करना। क्या करना, तो इस राउटर को मैंने सर्वर पे जाके क्या करना है, माउंट करना है। हाउ वुड आई बी डूइंग दैट, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल अगेन। सबसे पहले तो आप क्या करें, उस राउटर को यहां पे इंपोर्ट प्रोडक्ट राउट्स फ्रॉम करंट फोल्डर में जाओ, राउट्स में जाओ, प्रोडक्ट डॉट राउट्स। और आपको पता है वो पॉसिबल एरर से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, डॉट जेएस की फाइल एक्सप्लिसिटली। अब ये जो प्रोडक्ट राउट्स है ना, इनको मैंने माउंट करना है किस पे, सर्वर पे। कैसे माउंट करते हैं, मैंने कल एक टर्म पढ़ाई थी आपको, मिडलवेयर। सर मुझे सिर्फ 2 मिनट उधार चाहिए, सॉरी। मेल्स को अगर कहीं बैठे रहे तो बच्चियां बेशक आके बैठ जाए, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट चाहिए, मैं ये फ्लो कंप्लीट कर लूँ। अगर आप बेटा अगर 2 मिनट आगे आ जाए, क्योंकि ये मैं कहता हूँ आज ये फ्लो एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। 2-3 मिनट लूंगा मैं सिर्फ, सॉरी। तो मुझे क्या करना है, राउट की फाइल को सर्वर पे माउंट करना है। तो मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी, मिडलवेयर। और मिडलवेयर क्या होता है, इट्स अ फंक्शन। लेकिन उसे मिडलवेयर फंक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज इट गेट्स एग्जीक्यूटेड और इट गेट्स किक्ड इन आफ्टर रिक्वेस्ट इज सेंट एंड बिफोर रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड। यानी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिडलवेयर कहते हैं। फिर मैंने मिडलवेयर की 2-3 टाइप्स बताई थी। एक था एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, एक था ग्लोबल मिडलवेयर, और एक था कस्टम मिडलवेयर, यूजर डिफाइंड मिडलवेयर। तो कस्टम मिडलवेयर तो हमने अभी बनाया ही नहीं है। बिल्ट इन मिडलवेयर, एक्सप्रेस के जितने फंक्शंस आप कॉल करते हैं वो क्या है, मिडलवेयर है। बेटा आपको मैं बुलाता हूं 2 मिनट प्लीज। एक्सप्रेस के जितने फंक्शंस हैं वो क्या है, मिडलवेयर है। इसका मतलब है कि एक टाइप मिडलवेयर है ऐप डॉट यूज। आप आंखें बंद करके ये बात समझ जाएं कि जब भी आप कहीं लिखा देखें ऐप डॉट यूज, दिस वुड बी कॉल्ड एज अ ग्लोबल मिडलवेयर। और ग्लोबल मिडलवेयर इसी क्यों कहते हैं, इसकी एक रीजन है। आप सर्वर पे किसी किस्म की रिक्वेस्ट भी डालें, किसी राउट की रिक्वेस्ट भी डालें, whatever would be written inside app.use will surely get executed। कि आप सर्वर के किसी राउट पे भी रिक्वेस्ट डालें, app.use में जो कुछ होगा वो लाजमी किक इन होगा। That's why it is called as a global middleware. Global middleware would always be executed at any cost। आप /product/new पे रिक्वेस्ट डालें, app.use will get kick in। आप /product/create product पे डालें, ये create पे डालें, new पे डालें, update पे डालें, delete पे डालें, जिस पे भी डालेंगे app.use will get executed। That's why it is called as a global middleware। समझ आ गई बात। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने कहना है जी कि यहाँ पे मुझे पता है app.use तो चलना ही चलना है, app.use तो चलना ही चलना है। तो मैंने कहा जी जब भी app.use कॉल हो तो app.use भी 2 पैरामीटर लेता है। एक पाथ, ये वो पाथ है जिस पर मैं राउटर को माउंट करना चाहता हूं, जिस पर मैं क्या करना चाहता हूं, राउटर को माउंट करना चाहता हूं। तो मैंने सिर्फ स्लैश दे दिया, और स्लैश के बाद मैंने वो राउट्स दे दिए, विच इज दिस वन, दैट्स द राउट माउंटिंग। ये क्या है, बेसिकली राउट माउंटिंग। अब होगा क्या, एक्सप्रेस के जितने भी मिडलवेयर हैं वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। वो क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। जब भी फ्रंट एंड से मेरी रिक्वेस्ट आएगी
दैट उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मेरा ये वाला मिडलवेयर ऑटोमेटिकली किक इन होगा। ये मिडलवेयर किक इन होगा तो ये किस पाथ पे किक होगा, यानी आपके रूट पाथ पे। रूट पाथ कौन सा है? लोकल होस्ट कॉलन 8000, बस स्लैश का यही मतलब है ना, नथिंग एल्स। जब मैं यानी जब रिक्वेस्ट इस पे आएगी सिर्फ स्लैश पे, तो ये रिक्वेस्ट किधर रिडायरेक्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट के राउट्स वाली फाइल में। जब प्रोडक्ट के राउट वाली फाइल में जाएगी तो अब यहां से मैच होना शुरू होगा कि अगर स्लैश के बाद ये है, ये वाला पाथ है तो ये फंक्शन किक इन होगा, ये वाला पाथ है तो ये किक इन होगा, ये वाला पाथ है तो ये किक इन होगा। अगर ये नहीं होगा तो इग्नोर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा तो इग्नोर हो जाएगा। इससे भी मैचिंग नहीं होती, इससे मैचिंग हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और रिक्वेस्ट, क्योंकि इसके अंदर से जाके मैं क्या सेंड कर रहा हूँ? रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ। इसके अंदर से जाके मैं रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हो गया। जो ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जहां पे कंप्लीट हो गया वहां से आगे नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आज इस एरर को मैं नहीं हैंडल कर सका बिकॉज ऑब्वियसली वहां तक हम पहुंचे ही नहीं, सॉरी हमारा टाइम खत्म हो गया। आई एम जस्ट क्लोजिंग नोट ये है कि वी हैव ऑर्गेनाइज्ड आवर प्रोजेक्ट इन सच अ वे दैट इट विल लुक लाइक the one which actually any professional does in the professional life, in real time project. ये प्रोजेक्ट की बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। इससे प्रोजेक्ट स्केलेबल भी होगा, डिबगेबल भी होगा, ब्रेक डाउन होगा। हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आगे चल के आपको खुद ही फील होगा कि हाउ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन दिस इज। बट द समरी पॉइंट इज, सर्वर को आपने कीप इट एज लेस एज पॉसिबल। ठीक, इसको बिल्कुल भी आपने ओवरलोड नहीं करना। अब आप देखें कि अगर एक रिसोर्स के 5 राउट को एक लाइन हैंडल कर रही है तो आपके पूरे प्रोजेक्ट, ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में कितने रिसोर्सेज होंगे? 6 या 7। और 7 रिसोर्सेज में कितनी लाइनें आएंगी? 7। अदरवाइज इट वुड हैव बीन 35 लाइन, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट वुड गो टू 35। एंड लेट्स सपोज इफ each particular route is handling more than 5 endpoints, 10 to 15 endpoints, कुछ स्पेशल भी हैं, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये फाइल कितनी ग्रो कर सकती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। It's best practice. Try to actually understand this flow. The only exception for today is we have used the class. We are not supposed to use the class. We have to actually revert it back to the previous function, to the previous methodology where we have to define the callback function, then we have to call them into the route file, and that route file is being mounted on the server. किसी को कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, otherwise we are over. सर माउंटिंग और एंट्रिंग में कोई फर्क होता है?